हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने कंडक्टिविटी, स्पेसिफिक कंडक्टिविटी, मोलर कंडक्टिविटी के बारे में पढ़ा। ठीक है, अब जो टॉपिक है वो थोड़ा डिफरेंस है। देखो डिफरेंस क्या है कि यहाँ पे हम बात तो वही कंडक्टिविटी और मोलर कंडक्टिविटी की ही करेंगे। यहाँ पे जो कंडक्टिविटी है उससे ही हम स्पेसिफिक कंडक्टिविटी का पा, और ये हो जाएगा लैम्बडा एम। ठीक है, तो कंडक्टिविटी एंड मोलर कंडक्टिविटी का रिलेशन विथ कॉन्सेंट्रेशन देखना है कि कॉन्सेंट्रेशन के साथ ये किस तरह से चेंज होते हैं, मतलब रिलेशन क्या है। तो देखो फर्स्ट हम देखेंगे कंडक्टिविटी के बारे में। ओके, उसे समझने के लिए हमें देखो एक बीकर ले लेते हैं। समझो कि इसमें हमने 1 मोलर KCl सॉल्यूशन लिया है। KCl नॉर्मली स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होता है। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का मीनिंग होता है कि कंप्लीट डिसोसिएशन हो, 100% डिसोसिएशन हो। ओके, अब ये देखो यहाँ पे क्या होगा, ये 1 लीटर का है। 1 लीटर, ये वॉल्यूम भी कितना लीटर लिया हमने, वॉल्यूम भी 1 लीटर है। 1 लीटर 1 मोलर सॉल्यूशन, इसमें K प्लस आयन होंगे, Cl माइनस आयन होगा, K प्लस होगा, Cl माइनस, K प्लस होगा, Cl माइनस। ठीक है, और भी हो सकते हैं ना। तो फिर से एक ले लेते हैं K प्लस एंड Cl माइनस। तो हमने कितने K प्लस लिए, सपोज हमने 4 K प्लस लिए, तो उतने ही क्या है Cl माइनस से, समझो कि 1 मोलर हो गए। अब कंडक्टिविटी, स्पेसिफिक कंडक्टिविटी की डेफिनेशन में हम लिखते थे कि कंडक्टिविटी ऑफ 1 मोलर सॉल्यूशन इज नोन एज स्पेसिफिक कंडक्टिविटी। तो स्पेसिफिक कंडक्टिविटी के डेफिनेशन में होता क्या है, वो सॉल्यूशन 1 मोलर होना चाहिए और वॉल्यूम 1 लीटर होना चाहिए, तब उसकी कंडक्टिविटी जो भी मिलेगी वो हमारी होती है स्पेसिफिक कंडक्टिविटी। अब मैं क्या कर रहा हूँ, देखो डाइल्यूशन कर रहा हूँ। डाइल्यूशन कर रहा हूँ मतलब क्या कर रहा हूँ, 1 लीटर एक्स्ट्रा वाटर ऐड करके मैंने इसे बना दिया कितना, 2 लीटर। कितना बना दिया, 2 लीटर। इतना था पहले, अब बन गया इतना। ये 1 लीटर है, ये 1 लीटर। चलो बताओ अब होगा क्या। आयंस तो पहले जितने थे उतने ही रहेंगे इसमें, है कि नहीं, क्योंकि हमने सॉल्यूशन 1 मोल लिया था। इसका मतलब यहाँ पे 1 मोल कैटायन एंड 1 मोल एनायन होगा। लेकिन अब क्या हुआ, पहले इतने 1 मोल कैटायन एंड एनायन 1 लीटर में डिस्ट्रीब्यूट हुए होंगे, अब वही कैटायन एंड एनायन 2 लीटर में डिस्ट्रीब्यूट होंगे। इसका मतलब अब क्या होगा, अब ये कह सकते हैं कि 4 आयंस ऊपर है और 4 आयंस नीचे है। ठीक है, तो इतना तो सबको समझ में आया होगा कि वॉल्यूम चेंज करने से क्या हो गया कि पर यूनिट वॉल्यूम, ये क्या है हमारा यूनिट वॉल्यूम 1 लीटर। 1 लीटर में नंबर ऑफ आयंस पहले से कम हो गए, पहले 8 थे अब कितने हो गए, 4 हो गए। तो डेफिनेशन के हिसाब से स्पेसिफिक कंडक्टिविटी की डेफिनेशन पर यूनिट वॉल्यूम पे निकलती है, और पर यूनिट वॉल्यूम तो इतना ही होता है। तो पहले के मुकाबले अब नंबर ऑफ आयंस कम हो गए, तो समझ सकते हैं कि स्पेसिफिक कंडक्टिविटी भी कम हो जाएगी। तो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि स्पेसिफिक कंडक्टिविटी, यहाँ पे याद रखो हर टाइम स्पेसिफिक वर्ड यूज़ नहीं करेंगे, बराबर, सिर्फ कंडक्टिविटी भी लिखेंगे तो समझना होगा वो किसकी बात कर रहे हैं, क्योंकि इसका यूनिट और सिंपल जी का यूनिट डिफरेंस है। तो स्पेसिफिक कंडक्टिविटी विल डिक्रीजेस with decrease in concentration because क्या होता था, क्या हुआ है, देखो नंबर ऑफ आयंस पर यूनिट वॉल्यूम, क्योंकि डेफिनेशन पर यूनिट वॉल्यूम पर है, तो पर यूनिट वॉल्यूम नंबर ऑफ आयंस डिक्रीज हो गए, बिकॉज नंबर ऑफ आयंस पर unit volume will number of ions per unit volume decreases। ठीक है,
तो क्यों डिक्रीज हुआ वो समझना पड़ेगा। तो एक बात तो क्लियर हो गई कि स्पेसिफिक कंडक्टिविटी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है विथ डिक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन। डिक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन मतलब हमने क्या किया, वो प्रोसेस को क्या बोलेंगे, उसे बोलेंगे हम डाइल्यूशन। तो हमने यहाँ पे कौन सी प्रोसेस की, डाइल्यूशन। डाइल्यूशन मतलब क्या, कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज करना बाय एडिंग एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, चलो अब देखो ये तो हो गया के की बात, कप्पा की बात। कप्पा तो डिक्रीज हो रहा है, इसके बारे में क्या ख्याल है, मोलर कंडक्टिविटी और जी के बारे में, तो उसके बारे में लिखेंगे। देखो बट कंडक्टिविटी जी एंड मोलर कंडक्टिविटी lambda m increases with decrease in concentration। अब ये क्यों है वो हमें जानना है। तो इतने से आपको कितना समझ में आया, यहाँ तक आपने देखा होगा कि के डिक्रीज हो रहा है, जी इंक्रीज हो रहा है, लैम्बडा एम भी इंक्रीज हो रहा है। कब, जब हम डाइल्यूट करेंगे तब। इसका एक्सप्लेनेशन हमने देख लिया कि के क्यों डिक्रीज हो रहा है, क्योंकि के की डेफिनेशन पर यूनिट वॉल्यूम होती है और यहाँ पे डाइल्यूशन करने से पर यूनिट वॉल्यूम नंबर ऑफ आयंस डिक्रीज हो जाएंगे, तो कंडक्टिविटी घटेगी। अब हमें देखना है कि ये क्यों इंक्रीज हो रहा है। देखो जी का फॉर्मूला क्या है, जी इज इक्वल टू 1/r होता है। 1/r मतलब r का फॉर्मूला क्या है, r इज इक्वल टू रो इंटू L/A। तो a कहाँ पे जाएगा, ऊपर जाएगा, है कि नहीं। चलो देखो 1/, इसको और अच्छी तरह लिखे तो 1/रो लिख सकते हैं इंटू A/L लिख सकते हैं। 1/रो ही तो स्पेसिफिक होती है। तो G इज इक्वल टू क्या हो गया, G इज इक्वल टू K इंटू A/M। ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूँ, ध्यान से देखो। अब क्या कर रहा हूँ, ये जो इक्वेशन है उसे हम L से मल्टीप्लाई करेंगे और L से डिवाइड करेंगे। तो देखो एरिया इंटू लेंथ वॉल्यूम होता है। तो नया फॉर्मूला क्या बन गया, तो बन जाएगा G इज इक्वल टू के वॉल्यूम बाई L स्क्वायर, है कि नहीं। सपोज इफ L इज इक्वल टू 1 यूनिट, मतलब यूनिट लेंथ है वो 1 मीटर भी हो सकता है, 1 सेंटीमीटर भी हो, 1 मीटर, तो ये तो निकल ही जाएगा। तो G इज इक्वल टू के इंटू वी, कि नॉर्मली कांस्टेंट होता है, स्पेसिफिक कंडक्टिविटी एट पर्टिकुलर टेम्परेचर कांस्टेंट हो रही है, तो प्रोपोर्शनल टू V। अब उसी को बोलेंगे कंडक्टिविटी ऑफ 1 मोलर solution is called molar conductivity lambda m। तो इसके जगह हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, lambda m प्रोपोर्शनल टू v। तो यहाँ पे हो क्या रहा है, देखो वॉल्यूम के डायरेक्ट प्रोपोर्शनल में है, इसका मतलब वॉल्यूम बढ़ेगा तो कंडक्टिविटी और मोलर कंडक्टिविटी दोनों बढ़ेगी। तो लिखेंगे therefore मोलर कंडक्टिविटी increases with dilution। ठीक है, अब ये प्रैक्टिकली समझेंगे ऐसा क्यों हुआ। सोचो कंडक्टिविटी किसकी वजह से होती है, आयंस की वजह से। जितने ज़्यादा नंबर ऑफ आयंस उतनी कंडक्टिविटी ज़्यादा, क्योंकि कंडक्टिविटी के लिए हमें चाहिए चार्ज कैरियर और वो होते हैं पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयन। अब देखो यहाँ पे पहले ये 1 लीटर वॉल्यूम में
इतने पॉजिटिव और इतने नेगेटिव आयन थे, नज़दीक नज़दीक थे। अब क्या हुआ, आयन्स तो उतने ही रहे, आयन्स चेंज नहीं हुए, बताया पहले जितने थे उतने ही रहे, लेकिन वॉल्यूम चेंज होने से क्या हो गया कि पॉजिटिव नेगेटिव के आयन के बीच में जो इंटरेक्शन होता है वो कम हो जाएगा। यहाँ पे ज़्यादा था, वो इंटरेक्शन कम हो जाएगा, और स्पेस ज़्यादा मिलने से अब आयन्स की मोबिलिटी ज़्यादा हो जाएगी। मतलब यहाँ पे एक दूसरे के साथ थोड़ा अट्रैक्शन होगा और उसकी वजह से उसे एक टाइप का रिपल्शन लगेगा और वो एनोड से कैथोड तक इजीली नहीं जा सकेंगे। कह सकते हैं एक टाइप का रेजिस्टेंस है। जबकि यहाँ पे वॉल्यूम इंक्रीज होने से वो रेजिस्टेंस कम हो जाएगा, क्योंकि इंटरेक्शन बिटवीन पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयन कम हो गया, तो मोबिलिटी ज़्यादा हो जाएगी। तो वो लिखेंगे ड्यू टू देयरफॉर मोलर कंडक्टिविटी इंक्रीज विद डाइल्यूशन ड्यू टू इंक्रीज इन मोबिलिटी ऑफ आयन्स। और वो क्यों हुई, क्योंकि वो डिस्टेंस ज़्यादा होने से, वॉल्यूम बढ़ने से इंटर आयनिक अट्रैक्शन कम हो जाएगा। ठीक है, तो इतना पहले समझो कि स्पेसिफिक कंडक्टिविटी डिक्रीज होती है कि उसकी डेफिनेशन पर यूनिट वॉल्यूम पे है। तो पर यूनिट वॉल्यूम नंबर ऑफ आयन्स कम हो गए, जी और लैम्बडा दोनों ही वॉल्यूम के डायरेक्ट प्रोपोर्शनल में है, तो इसका मतलब वॉल्यूम बढ़ने से कंडक्टिविटी क्या हो जाएगी, इंक्रीज ही होगी। ठीक है, अब हम मोलर कंडक्टिविटी के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन अब डिवाइड करने के पहले स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए देखेंगे और फिर वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए। तो टॉपिक वही है, चेंज इन मोलर कंडक्टिविटी ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट विथ डाइल्यूशन, यानी कि हम डाइल्यूट करते जाएंगे तो मोलर कंडक्टिविटी में क्या इफेक्ट होगी। फिर हम वीक इलेक्ट्रोलाइट के बारे में बात करेंगे। ओके, चलो देखो, ये सॉल्यूशन है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का। वही डायग्राम पे फिर से ले लेते हैं। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट हो गया 1 मोलार KCl, समझो 1 मोलार KCl। फिर से वही K प्लस Cl माइनस, K प्लस Cl माइनस, K प्लस Cl माइनस। ठीक है, अब हमने इसमें वाटर ऐड करके डाइल्यूशन कर दिया, तो वॉल्यूम हमने डबल कर दिया। ठीक है, पहले इतना था, अब वो वॉल्यूम इंक्रीज होके इतना हो गया, तो होगा क्या, K प्लस Cl माइनस, K प्लस Cl माइनस, K प्लस Cl माइनस। स्पेस बढ़ गया। इतना तक तो हमने देखा था कि कम स्पेस में पॉजिटिव नेगेटिव आयन है, यहाँ पे वॉल्यूम ज़्यादा है, मतलब आयन्स तो उतने ही हैं। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट तो पहले से ही कंप्लीटली आयोनाइज्ड होता है, मतलब नंबर ऑफ आयन्स चेंज नहीं होगा। ठीक है, लेकिन वॉल्यूम चेंज होने से एक दूसरे के बीच में इंटरमोलिकुलर इंटर आयनिक अट्रैक्शन थोड़ा कम हो जाएगा, मतलब रेजिस्टेंस कम हो जाएगा। ओके, तो मोबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी। अब हम देखें तो यहाँ पे कंडक्टिविटी, मोलर कंडक्टिविटी बढ़ेगी। कैसे बढ़ेगी, तो स्लोली स्लोली बढ़ेगी, बराबर। तो लिखेंगे फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट लैम्बडा m increases with decrease in concentration, decrease in concentration, increases slowly, ऐसा लिखेंगे, increase slowly with dilution, which can be represented by Debye-Hückel-Onsager इक्वेशन। तो ये जो इक्वेशन है उसका नेम है डेबाय-ह्यूकेल-ओनसागर इक्वेशन। तो इतना समझ में आया कि इंक्रीज तो होती है लेकिन स्लोली। रीज़न क्या है, रीज़न यही है कि स्पेस बढ़ गया, वॉल्यूम बढ़ गया, तो इंटर अट्रैक्शन कम हो गया, मतलब कि रेजिस्टेंस कम हो गया, इसके लिए कंडक्टिविटी बढ़ेगी। अब हम इसको ग्राफ से वो इक्वेशन लिखेंगे। पहले तो इक्वेशन क्या है,
लैम्बडा एम इज इक्वल टू लैम्बडा नॉट एम माइनस ए सी 1/2। यहाँ पे जो टर्म है वो लिखेंगे, व्हाट इज लैम्बडा एम, क्या हो गई, मोलर कंडक्टिविटी। ठीक है, तो फिर लैम्बडा नॉट एम क्या है, ये सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट है। लैम्बडा नॉट एम मतलब ये है तो मोलर कंडक्टिविटी ही, मोलर कंडक्टिविटी। लेकिन देखो, आपने सॉल्वेंट ऐड किया यानी कि आपने डाइल्यूशन किया, आप और सॉल्वेंट ऐड करोगे और ज़्यादा डाइल्यूट होगा, तो ऐसे सॉल्वेंट ऐड करते 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 डाइल्यूशन कितना हो जाएगा, इन्फिनिट डाइल्यूशन हो जाएगा। तो इन्फिनिट डाइल्यूशन पे जो भी हमें मोलर कंडक्टिविटी मिलेगी उसी को बोलेंगे मोलर कंडक्टिविटी एट इन्फिनिट डाइल्यूशन। और उसका और एक नेम है, उसका नेम है लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। तो लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी वर्ड यूज़ करेंगे, और लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी का मतलब क्या होता है, कंडक्टिविटी एट इन्फिनिट डाइल्यूशन। ठीक है, याद रखना। ए क्या है, ए कांस्टेंट है, सी है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, जिसका हमें मेज़र करना है उसका कॉन्सेंट्रेशन होता है। अब देखो, ये एक्चुअली स्ट्रेट लाइन का ग्राफ है। जिस तरह से y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस होता है, उसी तरह से देखो, जिस तरह से हम सबको मालूम होगा, देखो यहाँ पे हम अगर लिखें तो ये y हो जाएगा, ये x हो जाएगा, ये m हो जाएगा और ये c हो जाएगा। तो y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। तो जिस तरह से y अगेंस्ट x का ग्राफ कैसा होता है, स्ट्रेट लाइन, उसी तरह लैम्बडा m अगेंस्ट c का ग्राफ भी स्ट्रेट लाइन मिलेगा। तो यहाँ पे c1/2, यहाँ पे हम ले लेंगे लैम्बडा m यानी कि मोलर कंडक्टिविटी। लेकिन यहाँ पे जो स्लोप मिल रहा है वो नेगेटिव है। तो देखो होगा क्या होगा, पहले कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा, सपोज कॉन्सेंट्रेशन यहाँ पे था, अब जैसे जैसे हम वाटर ऐड करेंगे कॉन्सेंट्रेशन कम होगा, डिक्रीज होगा, उसी को तो डाइल्यूशन बोलेंगे। और जैसे जैसे कॉन्सेंट्रेशन कम होगा मोलर कंडक्टिविटी इंक्रीज होगी। तो ग्राफ इस तरह से मिलेगा, आपको स्ट्रेट लाइन मिलेगा, ग्राफ आपको स्ट्रेट लाइन मिलेगा। डाइल्यूशन करते जाओ स्लोली क्या होते जाएगा, इंक्रीज होते जाएगा। अब कितना डाइल्यूशन करोगे, अब कितना वाटर ऐड करोगे, आप भी थक जाओगे। तो अब क्या करो, यहाँ तक रखो, फिर क्या करो, ये ग्राफ को एक्स्ट्रापोलेशन कर दो। एक्स्ट्रापोलेशन करने से हमें यहाँ पे टच होने को देख सकते हो। तो ये ग्राफ y एक्सिस को ये पॉइंट पे टच कर रहा है। यहाँ पे जो इंटरसेप्ट मिलेगा वही होता है मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, उसी को बोलेंगे लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। और स्लोप क्या मिलेगा, देखो इसका स्लोप क्या मिलेगा, स्लोप मिलेगा -a। ठीक है कि नहीं, तो लिखेंगे इफ वी प्लॉट अ ग्राफ ऑफ लैम्बडा m अगेंस्ट c1/2, then we get straight line and intercept, value of intercept line with intercept value lambda naught m and स्लोप वैल्यू -a। ठीक है, तो स्लोप कितना होगा ये शब्द हमने देख लिया। ठीक है, अब ये जो है कांस्टेंट, हमने देखा कि ये कांस्टेंट है, वो किस पे डिपेंडेबल है, तो वो भी हमें देखना पड़ेगा कि वैल्यू ऑफ a, तो वैल्यू ऑफ a डिपेंड्स ऑन टाइप ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, और उसमें भी पर्टिकुलर
डेट इज चार्ज ऑन आयन। समझेंगे क्या है वो? देखो NaCl है, तो NaCl में Na पे पॉजिटिव +1 नेगेटिव Cl पे -1, इसका मतलब ये हो गया 1:1 टाइप का कंपाउंड। अगर BaCl2 है तो यहाँ पे इस पे +2 और इस पे -1 यानी 2:1। ये उसी तरह अगर हम Na2SO4 लेते हैं तो हो जाएगा 1:2। तो एक जैसे रेशियो वाले हर एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए ए की वैल्यू सेम होती है। बात समझ में आई? तो NaCl और KCl के लिए सेम हो जाएगी। उसी तरह BaCl2 और CaCl2 सीजियम कैल्शियम क्लोराइड उसके लिए वैल्यू सेम हो जाएगी, क्योंकि चार्ज का रेशियो कैसा मिल रहा है? सेम। तो इसीलिए तो हमने बताया कि ए की वैल्यू डिपेंड्स करेंगे टाइप ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, बट पर्टिकुलरली चार्ज ऑन आयंस पे डिपेंड करती है। और एक जैसे चार्ज रेशियो वाले कंपाउंड के लिए ए की वैल्यू क्या होती है? सेम होती है। ओके, अब देखो हमने स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए देख लिया, अब वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए देखेंगे। चेंज इन मोलर कंडक्टिविटी ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट विथ डाइल्यूशन, और ये इम्पोर्टेंट है, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। देखो पहले समझेंगे कि इसका मीनिंग क्या होता है। देखो यहाँ पे हमने एक बीकर ले लिया। वीक इलेक्ट्रोलाइट किसे बोलेंगे? चलो वो बताओ, वीक इलेक्ट्रोलाइट किसे बोलेंगे? जो पार्शियली आयोनाइज हो, जिसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन मतलब कि उसका आयोनाइजेशन कम हो। ऐसा कोई एग्जांपल? तो एसिटिक एसिड। सपोज हमने यहाँ पे एसिटिक एसिड के 100 मॉलिक्यूल्स ले लिए, 100 मॉलिक्यूल्स कंप्लीटली आयोनाइज, डिजोल्व तो सब होगा, 100 मॉलिक्यूल डिजोल्व होगा, लेकिन आयोनाइजेशन सबका नहीं होगा, डिसोसिएशन सबका नहीं होगा, पार्टली होगा, चाहे वो 5% यानी 10% हो। तो देखो हम सोचेंगे हमने 100 मॉलिक्यूल्स ऐड किए, उसमें से 10% ही आयोनाइज्ड होते हैं। इसका मतलब हमें 10% पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस मिलेंगे। बात समझ में आई? बाकी के जो भी मॉलिक्यूल्स है वो ऐसे के ऐसे ही अनडिसोशिएट फॉर्म में वहाँ पे पड़े रहेंगे। वो डिसॉल्व तो होंगे लेकिन वो आयोनाइज्ड नहीं होंगे। समझ में आया सबको? ये जो आयंस है वो डिसोसिएशन से मिला, और ये जो मैंने रेड बॉल बनाए हैं वो अनडिसोशिएट मॉलिक्यूल्स ऑफ एसिटिक एसिड है। अब क्या कर रहे हैं हम? डाइल्यूशन करेंगे। डाइल्यूशन करेंगे यानी वॉल्यूम बढ़ जाएगा, सबको मालूम है। तो उससे क्या होगा? उससे क्या फ़र्क होगा? यहाँ पे जितने पॉजिटिव हो उतने ही होने चाहिए, लेकिन जैसे ही हम डाइल्यूशन करेंगे डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इंक्रीज हो जाएगा। जो पहले 10% था अब 50, 20, जितना भी आप डाइल्यूशन करते जाओ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इंक्रीज होता जाएगा। तो मैंने वही लिखा है, देखो वीक इलेक्ट्रोलाइट लाइक एसिटिक एसिड हैव लोअर डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, जो पहले कम होता है 10% यानी उससे भी कम, बट व्हेन डाइल्यूशन टेक प्लेस इट्स डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इंक्रीज। अब क्या होगा? देखो ये जो प्लस प्लस माइनस माइनस प्लस प्लस आयंस थे जो पहले मैंने यहाँ पे लिखे उतने ही लिखिए। अब ये जो रेड बॉल है यानी कि अनडिसोशिएट मॉलिक्यूल है वो भी आयोनाइज होंगे। तो अब क्या होने वाला है? नंबर ऑफ आयंस क्या होंगे? इंक्रीज हो गए, और अनडिसोशिएट मॉलिक्यूल्स कम हो गए। बात समझ में आई कि जैसे ही हमने डाइल्यूशन किया आयोनाइजेशन इंक्रीज हो जाएगा और ज़्यादा आयंस प्रोड्यूस होंगे। अब ये तो देखो क्या हो गया, आयंस ज़्यादा मतलब चार्ज कैरियर ज़्यादा, और चार्ज कैरियर ज़्यादा मतलब इलेक्ट्रिसिटी ज़्यादा फास्ट होगी, ज़्यादा कैरी करेगी। तो देखो मैंने लिखा है हेंस नंबर ऑफ आयंस इन टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन आल्सो इंक्रीजेस, देयरफॉर लैम्बडा m यानी कि मोलर कंडक्टिविटी भी इंक्रीज ही होगी। तो बात क्लियर हो गई कि यहाँ पे भी मोलर कंडक्टिविटी इंक्रीज ही होने वाली है, लेकिन डिफरेंस क्या है स्ट्रॉन्ग और वीक में, तो वो हम ग्राफ से देखेंगे। चलो देखो ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है और वीक इलेक्ट्रोलाइट सेम कॉन्सेंट्रेशन पे उससे कम मोलर कंडक्टिविटी पे होगा, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग पहले से ही कंप्लीटली डाइल्यूशन होता है। तो ये वीक का हो गया। सपोज एसिडिक एसिड है।
अब जैसे हम वाटर ऐड करेंगे, पहले तो ग्राफ कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं ग्राफ में देखने को मिलेगा, लेकिन जैसे जैसे डाइल्यूशन बढ़ता जाएगा, पर्टिकुलर डाइल्यूशन पे इसकी मोलर कंडक्टिविटी अचानक से बढ़ जाएगी, स्टेपली इंक्रीज हो जाएगी। अब क्वेश्चन ये होता है कि ये स्टीपली इंक्रीज क्यों हुई, अचानक क्यों इंक्रीज हुई, तो उसका सॉल्यूशन भी यहीं पे है। देखो 1.1 रीज़न है कि नंबर ऑफ आयंस बढ़ गए, दूसरा रीज़न ये है कि अनडिसोशिएट जो मॉलिक्यूल्स थे, जो साइज में बड़े थे और ऐसे ही पड़े रह रहे थे, तो वो मोबिलिटी ऑफ आयंस को हिंड्रेंस कर रहा था। अब यहाँ पे जितने उससे कम हो गए, तो यहाँ पे रेजिस्टेंस और कम हो जाएगा। नंबर ऑफ आयंस बढ़े, रेजिस्टेंस और कम हुआ, इसकी वजह से अचानक से कंडक्टिविटी क्या हो रही है, पर्टिकुलर कॉन्सेंट्रेशन के बाद क्या हो रही है, स्टीपली इंक्रीज हो रही है। तो ये डिफरेंस है वीक और स्ट्रॉन्ग में। तो लिखेंगे कि लैम्बडा एम फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट स्टीपली इंक्रीज विथ इंक्रीज कब हो रहा है, नॉर्मली डाइल्यूशन ज़्यादा से ज़्यादा, यानी कि कॉन्सेंट्रेशन एकदम लो, या तो बोल सकते हैं कि इंक्रीज नियर लोअर कॉन्सेंट्रेशन। और उसके बाद ग्राफ देखो ना, ग्राफ कैसा है, ये हमारा y एक्सिस है, ये हमारा x एक्सिस है, तो ग्राफ रिमेन पैरेलल टू y एक्सिस, वो इससे टच नहीं कर रहा, पैरेलल रह रहा, बराबर। तो लिखेंगे एंड ग्राफ रिमेन पैरेलल टू y एक्सिस। तो इससे क्या होने वाला है, इससे क्या होने वाला है, देखो आपने स्ट्रॉन्ग के ग्राफ को एक्स्ट्रापोलेशन करके y को टच किया था, और उससे हमें क्या मिला था, याद करो, इंटरसेप्ट से लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। अब अगर ये ग्राफ पैरेलल ही रहेगा, तो कभी भी एक्स्ट्रापोलेशन से हम इसे y को टच नहीं कर सकेंगे। इसका मतलब कभी भी हमें लैम्बडा नॉट m यानी कि लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट ग्राफ से मिलेगी नहीं। तो याद रखो कि बाय एक्सपेरिमेंटल डेटा या तो ग्राफ से वीक इलेक्ट्रोलाइट के लैम्बडा m को हम ऑब्टेन या तो मेजर नहीं कर सकते, बराबर। पैरेलल टू देयरफॉर लैम्बडा नॉट m ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट कैन नॉट बी obtained by extrapolation of graph, बराबर। एक्स्ट्रापोलेशन ऑफ ग्राफ से हम नहीं, तो इसके लिए हमें क्या चाहिए, इसके लिए हमें चाहिए एक और लॉ। ये जो था, ये लॉ जो हमने डाइल्यूशन के बारे में पढ़ा, मतलब यही कि फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट फॉर डाइल्यूशन विथ डाइल्यूशन कंडक्टिविटी स्टीपली इंक्रीज। ये लॉ एक्चुअली ओस्वाल्ड डाइल्यूशन लॉ के नाम से जाना जाता है। यहाँ पे लिखा नहीं है, फिर भी आपको याद रखना है कि चेंज इन कंडक्टिविटी विथ डाइल्यूशन कौन से लॉ पे डिपेंडेबल है, ओस्वाल्ड डाइल्यूशन लॉ। लेकिन ये डाइल्यूशन लॉ से हम लैम्बडा नॉट m यानी कि लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट कैन नॉट बी ऑब्टेन फ्रॉम ग्राफ। तो कैसे करेंगे, तो उसके लिए हमें एक और लॉ यूज़ करना पड़ेगा, और वो होता है ग्राफ। सो लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट कैन बी measured by Kohlrausch
लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट माइग्रेशन ऑफ आयंस से ढूंढ सकेंगे। बराबर, लॉ का नाम क्या है? कोहलरॉस लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट माइग्रेशन ऑफ आयंस। ये लॉ उसके बाद देखने वाले हैं, तो इससे हम ये वैल्यू काउंट कर सकेंगे। तो फिर से समझो कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी इजीली मिल जाती है, कोई ग्राफ से मिल जाएगी, एक्स्ट्रापोलेशन करो और वाई एक्सिस को टच करो। लेकिन वीक इलेक्ट्रोलाइट की जो ग्राफ है वो पैरेलल होता है वाई एक्सिस से, तो वो कभी भी वाई एक्सिस को टच नहीं करेगा, तो हम ग्राफ से कभी भी लैम्बडा एम की वैल्यू काउंट नहीं कर सकते। ठीक है, चलो कॉपी करो।